हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन लर्न अ मोमेंट चैनल। आई एम सुशीला। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिबेट ऑन द एंड ऑफ द हिस्ट्री। एंड ऑफ द हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंकर कौन है और क्या थॉट दिया गया है और इसका आइडियोलॉजी से क्या रिलेशन है, और जो है इसमें क्या ऐसा बोला गया है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का जो शब्द है क्या है, क्या वाकई एंड ऑफ आइडियोलॉजी मतलब कि वाकई इतिहास ख़त्म हो गया है, अंत है इतिहास का? ऐसा तो है नहीं कि इतिहास का अंत हो जाएगा। इतिहास तो हर क्षण हर हर जो क्षण है इतिहास बन रहा है, जो समय बीत रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है कि इतिहास जो है ये ख़त्म हो गया है या फिर अब इतिहास बनेगा ही नहीं? तो किस बारे में बात करी जा रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 1980 के दशक में जो डिबेट शुरू हुआ एंड ऑफ हिस्ट्री का, 1980 के दशक में, जब पूर्वी यूरोप के पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होने लगीं। अब पूर्वी यूरोप से मतलब क्या है? सोवियत संघ की बात हो रही है। यानी जिस समय सोवियत संघ जब विघटित हुआ था, यूएसएसआर, उस समय जो है ये बहुत सुपर पावर की तरह था। अब तो ऐसा क्या हुआ? समाजवादी जो एक विचारधारा के आधार पे जो वहाँ पे जो इसका बेस एक शिला खड़ी हुई थी, इतने सुपर पावर की तरह इतने सारे मतलब देश एक साथ थे, तो ऐसा क्या हुआ और जो है विघटन हो गया? तो उसके अगेंस्ट जो है ये जो एक थिंकर हैं, जो ये आइडियोलॉजी दे रहे हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये जो टर्म दिया जा रहा है, तो इसमें जो पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्थाएं जब छिन्न भिन्न होने लगी, तब विचारधारा के जो अभी तक जो बात हो रही थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा के अंत की बात हो रही थी, उस परिकल्पना को एक नया नाम दिया गया। उस परिकल्पना को एक नया नाम दिया गया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, और उसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। और इस शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी फुकुयामा, जो अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक थे। इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री शब्दावली को प्रतिपादित किया। फुकुयामा ने द नेशनल इंटरेस्ट पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया, द एंड ऑफ हिस्ट्री, 1989 में, और यह तर्क दिया कि उदार लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी में कोई बुनियादी अंतर विरोध नहीं रह गए हैं। तो उनका कहना था कि अब साम्यवादी जो विचारधारा थी, जो एक समाजवादी विचारधारा थी, सोवियत संघ के जब विघटन होने के बाद उनका संकेत था कि अब जो है अब ऐसी कोई विचारधारा नहीं रह गई है जो संघर्ष की, अभी तक जो संघर्ष का बाधा के रूप में बनी हुई थी। संघर्ष जो चल रहा था, लंबे इतिहास का जो संघर्ष था, वो खत्म हो चुका है अब, और सभी के मानव मन की चेतना में एक तरीके से उदारवादी यानी लोकतंत्र की एक लहर दौड़ रही है, लोग अपना रहे हैं। अब कोई भी ऐसी यहाँ पे जो है बाधक के रूप में कोई दूसरी विचारधारा नहीं रह गई है। तो ये तर्क देते हैं, फुकुयामा कहते हैं ये। तो फुकुयामा ने फिर एक बुक लिखी है 1992 में, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, 1992 में, जिसमें तर्क देते हैं और उसमें इस एंड ऑफ हिस्ट्री पर विस्तृत चर्चा करके वो लिखते हैं, बताते हैं, इस पर प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के अंत की इस परिकल्पना का मतलब, जो परिकल्पना देते हैं, तो इसमें पश्चिमी जगत के जो देश हैं, पश्चिमी विचारधारा वाले पश्चिमी के जो जगत है, वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया फुकुयामा को इस बात के लिए, क्योंकि वो जो शब्दावली है, जो ये बात कर रहे हैं एंड ऑफ हिस्ट्री की, ये उनकी मान्यताओं और उनकी जो है वहाँ की प्रकृति के अनुकूल है। तो इसलिए मैंने प्रशंसा की और उसको बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार कराने की मतलब एक तरीके से समर्थन प्रदान किया। तो इतिहास के अंत की जो बात है, वो फुकुयामा का अभिप्राय ये नहीं है कि इतिहास का अंत हो गया है, यानी अब जो है इतिहास की जो धारा है, राजनीतिक जो युद्ध हैं, अब वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। ये भी नहीं दावा करते हैं कि साम्यवादी पतन के बाद, यानी जो समाजवादी जो विचारधारा है, ये खत्म होने के बाद अब जो है लोकतंत्र की विचारधारा सारे लोग अपना लेंगे, सभी देश के लोग अपना लेंगे, ऐसा भी वो दावा नहीं करते हैं।
लेकिन वो जो है फाइनली राजनीतिक और जो सामाजिक संगठन का एक सिद्धांतों का एक इतिहास का वो पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं इसके बारे में। तो निष्कर्ष पे वो पहुँचते हैं, वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, जो 20वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते, मतलब कि 20वीं शताब्दी के खत्म होते-होते जो उदारवाद जो लोकतंत्र है और जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, दोनों में एक तरीके से अ, संयोग हो गया। किसी भी वैकल्पिक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली के रूप में एक बहुत ही अच्छा एक रूप सिद्ध हुआ। और जो पूंजीवादी हैं तो वो लोकतंत्र की तो बात करते हैं, एक तरीके से वो अपने जो विचारधारा है, जो इसका प्रचार-प्रसार करने की बात कर रहे हैं, वो अ, उसको कहते हैं कि बहुत ही उचित सिद्ध हुआ। फुकुयामा ने बेसिकली इस यहाँ पे 2 शर्तें देते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं वो 2 बातों पे डिपेंड करती हैं। एक तो वो भौतिक वस्तुओं और संपदा यानी जो उनकी जो बेसिक जो नीड्स हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको जो है पाना चाहते हैं, और दूसरी जो है उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके मान्यताएँ हैं, उनको उनको वो स उनको सम्मान के रूप में देखना चाहते हैं। तो वो 2 बातें देते हैं। उसने तर्क दिया कि अभी तक जो जो पूंजीवादी जो देश हैं, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उसमें उत्पादन और सेवाओं का जो है अत्यधिक मतलब उत्पादन का कौशल देखा जाता है। परंतु ये ज़रूरी नहीं कि है कि जो फ़ासिस्ट और जो कम्युनिज़्म है वहाँ पे कुशल नहीं होते, या उनका या फिर वो उत्पादन नहीं करते हैं। वहाँ पे उत्पादन हो सकता है, वहाँ पे भी कुशलता विकसित हो सकती है। ठीक है? तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, इसका एक लक्षण क्या है? इसकी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका फीचर्स क्या है? पहली बात तो ये मनुष्य की मान्यताओं को मान्यता देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, समानता देने की बात करता है। उदारवा जो उदार लोकतंत्र है, यानी जिसकी बात कर रहे हैं लिबरल या फिर जो पूंजीवादी हैं या फिर जो उदारवादी हैं, तो इसका मतलब फीचर्स क्या है? क्यों इनका कहना है लोगों के द्वारा अपनाना चाहिए? तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो उचित मान्यताओं को उचित मूल्यों को मान्यता देता है। यानी मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य की चाहता है कि हमारे मूल्यों को सम्मान दिया जाए, हमारे मूल्यों को माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए, और जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो प्रदान की जाए, और सभी को समानता प्रदान की जाए। ये जो है हर मनुष्य चाहता है। तो इसलिए इस आधार पे सभी को जो है उदारवादी यानी जो लोकतंत्र है वो अपनाना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन इतिहास के अंत की जो विषय छिड़ा था, वो लगातार एक चर्चा का रूप बनता रहा। यह सही है कि समाजवादी जो विचारधारा है, एक शासन प्रणाली के रूप में एक बहुत ही बड़े लेवल पे असफल रही। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि असफल हो गई तो उसका मतलब कि एंड हो गई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पे इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है, और वहाँ प्रभावशाली भूमिका के रूप में इसका जो है वो देख भी रहे हैं। तो जो समाजवादी जो प्रणाली है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि ये विश्व स्तर पर ये एक न्याय स्थापित करना चाहते हैं, जो पूंजीवादी प्रणाली में संभव ही नहीं है। ये ऐसा मतलब कहा गया है कि जो लक्ष्य समाजवादी जो प्रणाली है वो एक विश्व स्तर पर वो न्याय प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, वो पूंजीवादी प्रणाली में तो संभव ही नहीं है ऐसा। तो आगे फिर इसमें अगर हम बात जोड़ें, तो पूर्वी समाज के जो देश हैं, उनके पतन पे, जो पूर्वी समाज के देशों का जो पतन हो गया, यानी जो सोवियत संघ का जो पतन हो गया, उसके आधार पे हम ये कह दें कि हिस्ट्री का अंत हो गया है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये कहना उचित नहीं है। फिर भी इट इज़ ट्रू, 1989 के बाद विश्व के अनेक देशों ने लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, अपनाया, यानी उसका विस्तार हुआ। फिर भी
व्यवस्था यानी वो ऐसी कुछ प्रणालियाँ भी थी जिसने ये नहीं अपनाया। बहुत बहुत सारे ऐसे देश हैं विश्व व्यवस्था में, विश्व में, कि जिन्होंने इस व्यवस्था को अब नहीं अपनाया, उन्हें वो इससे अलग रहे, उन्होंने इससे भिन्न प्रणालियाँ अपनाई। जैसे कि अ, अन्य जो न्यू डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें इस्लामिक शासन प्रणाली, आधिकारिक जो सैनिक अधिनायक तंत्र हैं, ये एशियाई शासन प्रणाली, जहाँ पे भिन्न प्रणालियाँ देखी जाती हैं, वहाँ पे लोकतंत्र जैसी कोई विचारधारा है ही नहीं। तो इनको हम एक अपवाद के रूप में हम इग्नोर नहीं कह सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते कि हम नहीं, ये बस केवल अपवाद है कि दुनिया के सभी देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। तो ना स्टिल फिर भी कि कुछ देशों ने जब इससे विभिन्न प्रणालियाँ अपनाई हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, अब कोई विचारधारा ही नहीं रह गई है अगेंस्ट में, केवल डेमोक्रेटिक रह गई है कि जो लिबरल रह गई है। तो ये बात है। विचारधारा के अंत से जुड़े से कभी-कभी उसको जो है ग्लोबलाइज़ेशन से भी जोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब विचारधारा का अंत हुआ, तो वो ग्लोबलाइज़ेशन जैसे 1992 के बाद जब ग्लोबलाइज़ेशन और एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसको जो है एंड ऑफ हिस्ट्री को उसको ग्लोबलाइज़ेशन से जोड़ दिया जाता है। और जो है यहाँ तर्क दिया जाता है कि जो भूमंडलीकरण का विस्तार हुआ है, वो पूंजीवादी को बढ़ावा देता है। यानी ग्लोबलाइज़ेशन जो है, वो कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए उसको उसके जोड़ करके देखा जाता है। जिससे संपूर्ण विश्व में जो है लिबरल डेमोक्रेसी ढांचे को एक विकास के रूप में बढ़ने की जो संभावना है और बढ़ जाती है। अब इसमें इतने जो एंथनी गिडेंस हैं, उन्होंने बियॉन्ड एंड द राइट एंथनी गिडेंस के द्वारा, यानी उनकी बुक का नाम है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट द फ्यूचर ऑफ द रेडिकल पॉलिटिक्स 1994 में। उसमें तर्क देते हैं और वो समकालीन समाज की कुछ करेक्टरिस्टिक बताते हैं, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसकी जो करेक्टरिस्टिक बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं। कहते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं? समकालीन समाज की ग्लोबलाइजेशन, परंपरा का अंत, और सामाजिक जीवन में एक तुरंत कार्रवाई, मतलब तुरंत एक्शन के द्वारा कोई परिणाम आने की प्रवृत्ति। ऐसी हालत में वामपंथी और दक्षिणपंथी की जो प्रासंगिकता है वो दिखाई नहीं देती, वो लुप्त हो रही है। फिर भी जो पोस्ट मॉडर्न के जो सिद्धांतकार हैं वो तर्क देते हैं कि बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं वो मॉडर्नाइजेशन के समय में भी उपज रही थी, अब गुजर चुका है। मानव समाज में कोई भी विचारधारा जो है हमेशा के लिए नहीं बनी होती है, और जो है कुछ भी हो, जो मानव समाज के जो ह्यूमन सोसाइटी है वो ऐसा नहीं कि कभी कोई विचारधारा नहीं आएगी ही नहीं। हो सकता हो कि जो विचारधारा अंत के बाद, यानी जो ये विचारधारा के अंत की बात हो रही है, जो इतिहास के अंत की बात हो रही है, इससे कोई नई परिकल्पना है, कोई नई आइडियोलॉजी आ जाए जो इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो। अब तक की सब विचारधारा में सबसे प्रोग्रेसिव हो, तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि अब इंडिया ऑफ आइडियोलॉजी हो गया है या फिर इंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। तो आई होप ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।